प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लास 10th भारतीय भवन फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 हमारा। चलिए हम इस चैप्टर के सारे लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हल करते हैं। पहला सवाल है, अपसारी समांतर और अभिसारी किरण पुंज से आप क्या समझते हैं? तो हमें तीनों में अंतर स्पष्ट करना है। अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। सबसे पहले ये थोड़ा समझ लेते हैं कि किरण पुंज आखिर किसे बोलते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक सरल रेखा पे चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं, रे ऑफ लाइट। और प्रकाश की किरणों को समूह को क्या बोलते हैं? प्रकाश का किरण पुंज। और ये 3 प्रकार के होते हैं। इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? देखिए हम इसका उत्तर जो है ऐसे करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे अपसारी। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों तरफ फैलती है, चली जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। देखिए ये रहा अपसारी, एक बिंदु स्रोत से निकलती हुई और चारों तरफ फैलती चली जाती है, ये हो गई अपसारी। अब इसके बाद हमें लिखना है दूसरे में अभिसारी। जब प्रकाश की किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, उसे बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। इस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है, सी पार्ट में ये पिक्चर विभिन्न दिशाओं से आती है और एक पॉइंट पे ये मिल जाती है, इसको बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। इसके बाद है तीसरा समांतर। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उसको बोलते हैं समांतर किरण पुंज। जैसे कि सूरज का प्रकाश कैसा होता है? एक समान समांतर किरण पुंज का ये एग्जाम्पल हो गए, ये हो गया समांतर किरण पुंज। ठीक, समझ में आ गया? तो ये आपका आंसर हो गया पहले का कंप्लीट। इसके बाद है दूसरा सवाल, पारदर्शी, पारभासी तथा अपारदर्शी पदार्थों में अंतर स्पष्ट हमें करना है। देखिए सबसे पहले आपको 3 बॉक्सेस इस तरीके से बना लेने हैं। सबसे पहले आपको लिखना है पारदर्शी, दूसरे में अपारदर्शी और आखिरी में पारभासी। पारदर्शी पदार्थ की बात करें, वैसे पदार्थ जिनसे कि लाइट आर या पार आ जा सकती है, ठीक है, लाइट आर या पार इनसे आ जा सकती है, जैसे कि कांच हो गया, ठीक है, और स्वच्छ पानी हो गया। ये सारे क्या है? पारदर्शी पदार्थ हैं। पारभासी में जिससे कि लाइट बिल्कुल भी नहीं आ जा, और अपारदर्शी में लाइट बिल्कुल नहीं आ जा सकती, जैसे कि लकड़ी हो गया, ईंट हो गया। पारभासी में लाइट जाती है लेकिन धुंधला तौर पे, तेल लगा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, ठीक है। आपको पारदर्शी में क्या लिखना है? आपको लिखना है वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे कि कांच, पानी, हवा आदि, ये पारदर्शी हो गए। तो पहले पार्ट में आपने लिख लिया। दूसरे पार्ट में अपारदर्शी आपको लिखनी है। तो यहाँ से फिर करेंगे, वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देते अपारदर्शी का पदार्थ कहलाते हैं। लकड़ी, लोहा, पत्थर, अलकतरा, पेंट, ये सारे क्या है? अपारदर्शी हो गए। और तीसरे खंड में पारभासी में आपको लिखना है वे पदार्थ जिनसे उन पर पड़ने वाले प्रकाश के छोटे से भाग को ही अपने से अंदर जाने देते हैं, पारभासी बोलते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच हो गया, तेल लगा हुआ कागज़, बैलून या रबड़, ठीक है। तो इसे क्या करते हैं कि प्रकाश की अल्प मात्रा को ही वो जाने देते हैं, पूरी नहीं। तो इस तरीके से हमारा ये दूसरा सवाल कंप्लीट हो जाता है। तीसरा सवाल देखिए, बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखना है हमें। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की जो लॉ है वो हमें यहाँ पे लिखनी है। देखिए इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे? प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए परावर्तित होती है, उसे प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। कौन सा नियम है? वही नियम हमें यहाँ पे लिखनी है। देखिए हम ऐसे करेंगे, आपका आंसर होगा प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम हैं। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये पहला नियम हो गया। देखिए ये एक दर्पण है, एक दर्पण से किरण आ रही है तो इसको बोलते हैं आपतित किरण, टकराकर परिवर्तित हो रही है, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और इस दर्पण पर एक अविलंब खींचा गया है O, ठीक है, आपतन बिंदु ये है O, इस पे खींचा गया अविलंब है। तीनों एक ही समतल में होते हैं। इसका मतलब देखिए तीनों एक ही समतल में है, यानी ये नीचे की तरफ है, दर्पण के आगे हैं और एक ही बिंदु पे ये टिके हुए हैं। इसका मतलब यही होता है कि तीनों एक ही समतल में होते हैं, यानी एक ही बिंदु पे तो ये टिके हुए हैं। कौन से बिंदु पे? बिंदु O पे ये टिके हुए हैं तीनों,
ठीक है, पहला नियम समझ में आ गया। और दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए आपतित किरण और अविलंब से कोण बन रहा है, ये आपतन कोण आई, और फिर यहाँ पे परावर्तित किरण अविलंब, ये अविलंब से कोण बन रहा है, इसको परावर्तन कोण बोलते हैं आर। ये दोनों जो एंगल है बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर होते हैं, यानी कोण आई बराबर कोण आर। बात समझ में आ गई? तो ये आपका दोनों नियम हो गया। आप चाहे तो ये पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। वास्तविक और आभासी, इसको बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करना है। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है वो हमें बताने हैं। देखिए ये आपको दोनों पॉइंट लिखने हैं। पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक से मिलती है, वास्तव में मिलती हैं, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। जैसे कि अवतल दर्पण बनाता है, वास्तविक तौर पे फोकस से जाती है, ठीक है, और ये वास्तविक तौर पे भी मिलती है, इसलिए इसको वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। अब दूसरे पॉइंट में किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु स्रोत से आती प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब, जैसे कि उत्तल दर्पण में बनाता है। ये दोनों पॉइंट आपको लिख लेने हैं। देखिए यहाँ पे समझिए, उत्तल दर्पण में जो है, देखिए प्रकाश की किरणें आती हैं वस्तु से, दर्पण में टकराई, ये वापस लौट गई। ऐसा लग रहा है कि ये फोकस से आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए ये काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा बनाता है। और ये रहा अवतल, देखिए ये आई, दर्पण से टकराई और वास्तविक तौर पे ये परिवर्तित होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी समझ सकते हैं, ये वास्तविक तौर पे फोकस से टकराती है, जहाँ भी टकराएंगे वास्तविक तौर पे, इसलिए ये का वास्तविक प्रतिबिंब भी बना सकता है। ये दोनों में अंतर यही हो गया। पांचवा सवाल है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करें। चलिए समतल दर्पण के जो प्रतिबिंब बनते हैं क्या विशेषताएं होती हैं, कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो बताने हैं। तो हम ऐसे करेंगे, देखिए यहाँ पे टोटल 6 विशेषता हैं। तो पहली विशेषता आपको ऐसे लिखनी है, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है। बस हो गया, 3 तो ये हमने लिख लिया। अगला सवाल है 6 नंबर, अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करना है। तो इस तरीके से आपको करना है। देखिए पहले अवतल दर्पण, दूसरे साइड उत्तल दर्पण। पहला पॉइंट लिखना है आपको, इसमें परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये कौन सा है, अवतल है, इसमें परावर्तक सतह अंदर से ऐसे धंसा हुआ होता है, ठीक है। और उत्तल की बात की जाए, इसमें परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, जैसे यहाँ पे बाहर की ओर ये उभरा हुआ है। सेकंड पॉइंट में लिखना है, यह वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों बना सकता है, ठीक है। दर्पण के सामने अगर कटता है तो ये वास्तविक, पीछे कटता है तो काल्पनिक, ये दोनों बना सकता है अवतल, लेकिन उत्तल हमेशा काल्पनिक ही बनाता है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट में लिखना है आपको, एफ ऋणात्मक होता है, इसमें फोकस जो है ऋणात्मक होता है, इस तरफ, चीनी परिपाटी के नियम के इस तरफ फोकस कहाँ होता है, ऐसे ऋण में, और यहाँ भी साइड प्लस, और उत्तल में फोकस हमेशा इस तरफ यानी धन में होता है, ठीक है। ये 3 आपका आंसर हो गया। देखिए 7 नंबर सवाल है, गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या से क्या समझते हैं। गोलीय दर्पण में उत्तल और अवतल, इसमें वक्रता त्रिज्या की हमें परिभाषा करनी है। इसका उत्तर काफ़ी सरल है, हम ऐसे करेंगे, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये पूरी लाइन आपको यहाँ तक लिख लेनी है। क्या समझ में आया? देखिए यही बात यहाँ पे कही गई है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जिस त्रिज्या का भाग होता है वही होती है वक्रता त्रिज्या। ये पूरा क्या है, एक गोला है, इसका आधा पार्ट क्या हो गया, इसका आधा पार्ट, देखिए इसका रेडियस त्रिज्या क्या है, यही तो है, केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये त्रिज्या है। तो आधा पार्ट हो गया आपका उत्तल और अवतल, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हम देखते हैं, इस साइड हो गया आपका ये अवतल और इस साइड हो गया आपका उत्तल, ठीक। तो ये आपका उत्तर हो गया। 8 नंबर सवाल है, किस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, अवतल, उत्तल या समतल। तो देखिए यहाँ पे समतल दर्पण में ये वस्तु के बराबर बनता है, अवतल में वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है, लेकिन काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब केवल और केवल उत्तल में बनता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, उत्तल दर्पण में बनता है।
देखिए यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं, अवतल दर्पण में यहाँ पे देखेंगे आभासी भी है और वास्तविक भी है, दोनों प्रकार के हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम देखेंगे उत्तल में, यहाँ पे सिर्फ आभासी ही बना गया है, इसमें तो वास्तविक प्रतिबिंब है ही नहीं। आभासी को ही बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है, ये हमेशा आभासी बनता है। 9 नंबर में सवाल देखिए क्या है, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर या पीछे देखने वाले आईने के रूप में क्यों किया जाता है। आपने देखा होगा कोई भी वाहन होती है उसके पीछे यहाँ पे मिरर लगे होते हैं जो पीछे की वस्तुओं को देख पाने के लिए ये सहायता करती है। क्यों लगे हुए होते हैं, इसका उत्तर देखिए हम ऐसे करेंगे, स्कूटर, मोटर कार या बस इत्यादि के उत्तल दर्पण का उपयोग होता है साइड मिरर, ठीक, और पीछे देखने के आईने के रूप में। क्या कारण है, क्योंकि ये किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है और ये विस्तृत दृष्टि क्षेत्र में बनाता है। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये कोई समतल है, इसका दृष्टि क्षेत्र काफ़ी संकीर्ण है, सिकुड़ा हुआ है, लेकिन ये काफ़ी दूरी तक बना देता है, विस्तृत होता है, यानी हम काफ़ी जगह इसको हम वस्तुओं को देख पाते हैं काफ़ी अच्छा से, ठीक है। ये देखिए ये पूरा, और ये सिर्फ इतना ही क्षेत्र है, इसका आंसर यही हो गया। देखिए 10 नंबर सवाल क्या है, अवतल दर्पण में प्रमाणित करना है हमें f बराबर r/2, फोकस जो है वक्रता की आधी होती है, ये प्रमाणित करना है। देखिए ये सॉल्यूशन मैंने हल सॉल्व कर दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना है, ठीक है, वहीं से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। चलिए देखते हैं इसका अगला सवाल हमारा है 11, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का निर्धारण स्वच्छ किरण आलेख खींचकर हमें करना है। वस्तु कहाँ रखी गई है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी गई है वस्तु। यहाँ पे गौर कीजिए, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो ये पिक्चर आपका ये हो गया। यहाँ पे इस साइड क्या होता है, इन्फिनिटी यानी अनंत, यहाँ पे वक्रता केंद्र, देखिए यहाँ पे अनंत, यहाँ पे वक्रता केंद्र, वस्तु ये रही। इस पर जो इसका बन रहा है वस्तु कहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, वक्रता और फोकस के बीच बन रहा है, ठीक है। तो ये आपको पूरा लिख लेना है, ये आपको पूरा आलेख तैयार कर लेना है। उसके बाद देखिए 12 नंबर सवाल आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे चित्र 1.36 किरण आलेख को पूरा हमें करना है और प्रतिबिंब का स्थान भी निर्धारित करना है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा कर लेने हैं, ठीक है। वस्तु कहाँ रखी गई है, देखिए वस्तु रखी गई है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, ए और बी, तो ये आपको ऐसे कर लेना है। 13 नंबर सवाल है, किरण आरेख द्वारा अवतल दर्पण में आभासी यानी काल्पनिक और आवर्धित प्रतिबिंब का बनना दिखाना है और इसका उपयोग भी बताने हैं। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, वो आपको तैयार कर लेने हैं। इसका उपयोग हो गया हजामत बनाने में। 14 नंबर का देखिए हिंट दे दिया गया है पहले से बुक में, वो आपको वहीं से कर लेने हैं। इसके बाद 15 नंबर है, किरण आरेख की सहायता से स्पष्ट कीजिए कि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्या होगी। चलिए बनाते हैं, किरण आरेख की सहायता से उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति। तो ये आपको आंसर, आपको ये जो किरण आलेख है ये आपको तैयार कर लेने हैं। ये आपका आंसर हो गया। वस्तु की आपतित किरण आ रही है, दर्पण से टकराई, ये निकल गई, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फोकस से आ रही है काल्पनिक तौर पे, इसलिए ये काल्पनिक प्रतिबिंब ही ये बना पाता है, वास्तविक नहीं बनाता। 16 नंबर सवाल यहाँ पे देख सकते हैं, कल्पना वाले हैं, इसका आंसर भी दिया गया है। कल्पना कीजिए कि आप एक चमकीले कागज से ढके बेलनाकार खंभे के सामने खड़े हैं। इस प्रकार से बने बेलनाकार दर्पण से आप अपना किस प्रकार प्रतिबिंब देखेंगे, ये आपको कर लेने हैं। 17 नंबर देखिए आखिरी है, निम्नलिखित परिस्थितियों में जिस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है नाम बताने हैं। कार की हेडलाइट तो अवतल हो गया, वाहन के साइड मिरर उत्तल हो गया, सौर भट्टी हो गया तो वो अवतल हो गया। ठीक, तो समाप्त होता है सेशन। धन्यवाद।